हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रुद्रा क्लासेस। तो दोस्तों, हम एक मैराथन सीरीज चला रहे हैं यूपी पीजीटी की, जिसमें यूपी पीजीटी के कंप्लीट सिलेबस जो कि 17 राइटर्स हैं कि एक मैराथन सीरीज चला रहे हैं, जिसमें हम 30 मिनट्स में 100 क्वेश्चन को एक क्विक रिवीजन के साथ और डिटेल्स में सीख रहे हैं। तो चलिए, इसी सीरीज में आज हम रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में जानेंगे और यह कोशिश करेंगे कि हम 30 मिनट्स में 100 प्लस क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर बात की जाए कि न्यू इंग्लैंड से जुड़े कवियों की, तो वहाँ रॉबर्ट फ्रॉस्ट का नाम सबसे पहले आता है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट का जन्म कब हुआ था? ये 26 मार्च 1874 में। रॉबर्ट फ्रॉस्ट कौन थे? रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक अमेरिकन पोएट थे और कुछ समय के लिए वो इंग्लैंड भी रहे थे। उनकी मृत्यु जो है 1963 में हुई थी। रॉबर्ट फ्रॉस्ट डेथ कब हुई थी? 1963 में। उनके डेथ पर किसने खास टिप्पणी की थी? जॉन एफ कैनेडी ने कहा था रॉबर्ट फ्रॉस्ट की मृत्यु पर कि अमेरिकन स्पिरिट में एक खालीपन छोड़ गई है। उनकी रचनाएं अमर हैं और हमेशा अमेरिकन्स को कुछ न कुछ सिखाती रहेंगी। तो ये जॉन एफ कैनेडी जो थे, वो अमेरिका के 35th प्रेसिडेंट थे और 1961 से 1963 के पीरियड में ये प्रेसिडेंट रहे थे। फ्रॉस्ट फ्रॉस्ट के अगर वर्क की बात की जाए तो यह एक सबसे पहले पॉजिटिव रिव्यू किसने दी थी? फ्रॉस्ट के वर्क पर सबसे पहले पॉजिटिव रिव्यू जो है वह इज़रा पॉन्ड ने दी थी। उनकी राइटिंग की सबसे पहले तारीफ उन्होंने की थी। और ये क्योंकि जब रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने इंग्लैंड में अपनी पोएम्स पब्लिश करनी शुरू की थी, तब इज़रा पॉन्ड ने सबसे पहले उनकी रचनाओं की सार्वजनिक रूप से तारीफ की। उन्होंने फ्रॉस्ट की कविताओं को डेप्थ ऑफ थॉट रैप्ड इन अ सिंप्लिसिटी कहा था और फ्रॉस्ट की प्रतिभा को पहचान दिलाने में इनका एक इम्पॉर्टेंट रोल था इज़रा पॉन्ड का। मुझे सिनेक्डॉकी पसंद है। मुझे सिनेक्डॉकी पसंद है, जिसमें किसी हिस्से से पूरे को रिप्रेजेंट किया जाता है। ये किसने कहा था? ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने कहा था। रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पसंदीदा फिगर ऑफ स्पीच कौन सी थी? ये थी सिनेक्डॉकी। तो सिनेक्डॉकी जो है एक फिगर ऑफ स्पीच होता है, जिसमें हम किसी चीज के पार्ट या हिस्से को बोलकर पूरी चीज का सेंस निकालते हैं। कभी पूरी चीज बोलकर सिर्फ एक पार्ट का मतलब निकालते हैं। अगर सिंपल वर्ड में देखें तो पार्ट से होल या होल से पार्ट का रेफरेंस देना, उसी को सिनेक्डॉकी कहते हैं। अगर इस एग्जाम्पल की बात की जाए तो जैसे इंडिया ओन द मैच, ठीक, इंडिया ओन द मैच। यहाँ पूरा देश तो मैच खेल नहीं रहा है, यहाँ बात सिर्फ टीम इंडिया की हो रही है, ठीक। तो यहाँ होल जो है वो इंडिया से है और पार्ट में टीम का रेफरेंस दिया जा रहा है। तो इसको अगर आप इस एग्जांपल से भी अगर समझना चाहें तो इस छत के नीचे चार जिंदगी चलती हैं, ठीक। इस छत के नीचे चार जिंदगी चलती हैं। तो यहाँ छत का मतलब घर है, ठीक, और उसके अंदर के लोगों से है। आपको ये समझ आ गया होगा कि सिनेक्डॉकी क्या है। नेक्स्ट, रॉबर्ट फ्रॉस्ट को फिक्शन में पुलिट्जर प्राइज, रॉबर्ट फ्रॉस्ट को फिक्शन में पुलिट्जर प्राइज, इसको प्रोनाउंस करते हैं, पुलिट्जर प्राइज जो है कितनी बार मिला था? रॉबर्ट फ्रॉस्ट ओन द पुलिट्जर प्राइज 4 times फॉर हिज पोएट्री। रॉबर्ट फ्रॉस्ट
won the Pulitzer Prize 4 times for his poetry. किसने कहा a poem begins in a delight and ends in a wisdom? To be a poet is a condition, not a profession. ये दोनों कोट्स जो थे वो रॉबर्ट फ्रॉस्ट के ही थे। फ्रॉस्ट फ्रॉस्ट की कौन सी पोयम उनके इस विचार को बेस्ट एक्सप्रेस करती है कि कविता आनंद से शुरू होती है और ज्ञान पर खत्म होती है? यह ब्यूटीफुल लाइन जो है पोयम स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोवी इवनिंग से ली गई है। ठीक। सितंबर 1912 में फ्रॉस्ट अपनी फैमिली के साथ ग्लासगो ग्लासगो की तरफ रवाना हुए थे और बीकॉन्स फील्ड इंग्लैंड में सेटल हो गए। 1914 में जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ तब फ्रॉस्ट की कौन सी फेमस बुक पब्लिश हुई थी? उसी साल उनकी बुक नॉर्थ ऑफ बोस्टन आई थी। नॉर्थ ऑफ बोस्टन को किस नाम से जाना जाता है? इसे बुक ऑफ पीपल भी कहा जाता है। नॉर्थ ऑफ बोस्टन को बुक ऑफ पीपल भी कहा जाता है क्योंकि इसमें आम लोगों की लाइफ से जुड़े पोएम्स थे। रॉबर्ट फ्रॉस्ट की कौन सी बुक है नीचे दिए गए ऑप्शन में? अ बॉयज विल, ये सभी बुकें हैं। अ बॉयज विल, नॉर्थ ऑफ बोस्टन, माउंटेन इंटरवल, ऑल ऑफ दीज। अ बॉयज विल के लिए इंट्रोडक्टरी नोट जो है किसने लिखा था? ये नोट इजरा इजरा पॉन्ड ने लिखा था। नीचे दिए गए पोएम्स में कौन से रॉबर्ट फ्रॉस्ट की लिखी गई है? ब्लूबेरीज जो है, ब्लूबेरीज एक फेमस पोएम थी उनकी। फेमस लाइन किसने लिखी है ये? द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप बट आई हैव प्रॉमिस टू कीप। रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखी है। द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप बट आई हैव प्रोमिसेस टू कीप। अ मास्क्यू ऑफ मर्सी नामक बुक जो है के राइटर रॉबर्ट फ्रॉस्ट ही हैं। आई गेस आई एम नॉट अ नेचर पोएट, आई हैव रिटन ओनली 2 पोएम्स विदाउट अ ह्यूमन बीइंग इन देम। ये किसने कहा था? ये खुद रॉबर्ट फ्रॉस्ट के वर्ड्स थे। उन्होंने नेचर को ह्यूमन इमोशन से जोड़कर लिखा था। अर्थ द राइट प्लेस फॉर लव, ये ब्यूटीफुल लाइन है रॉबर्ट फ्रॉस्ट की। अर्थ द राइट प्लेस फॉर लव, अ माइल्स टू गो बिफोर आई स्लिप। ये लाइंस फ्रॉस्ट के किस पोएम से आती है? ये लाइन उनकी फेमस पोएम स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोवी इवनिंग में है। गुड फेंसेस मेक गुड नेबर्स। ठीक। गुड फेंसेस मेक गुड नेबर्स। ये लाइन पोयम मेंडिंग वॉल से ली गई है। द वुड्स द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप बट आई हैव प्रोमिसेस टू कीप। ये लाइन जो है कौन से इंडियन नेता को डीपली इंस्पायर करती है? ये पंडित जवाहरलाल नेहरू को ये पंक्ति जो है काफी इंस्पिरेशन देती है। ये हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे। द एंड्स आर क्यूरियस रेस, द एंड्स आर अ क्यूरियस रेस, ये लाइन रॉबर्ट फ्रॉस्ट की किस पोयम से है? यह पोयम थी डिपार्टमेंटल। रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने जॉन एफ कैनेडी की इनॉग्रेशन पर कौन सी कविता पढ़ी थी? उन्होंने द गिफ्ट आउटराइट नामक पोएम्स पढ़ा था। ब्रिचेस कविता जो थी, ब्रिचेस पोएम्स जो थी वो रॉबर्ट फ्रॉस्ट की है, लेकिन स्विंगर ऑफ ब्रिचेस अ पोर्ट्रेट ऑफ रॉबर्ट फ्रॉस्ट 1957 नामक बुक जो है सिडनी कॉक्स की थी। किसकी थी? सिडनी कॉक्स। They click upon themselves as the breezes rises and turn many colored, ये लाइन किस पोएम से ली गई है? ये लाइन जो है ब्रिजेस नाम के पोएम से ली गई है। अर्थ द राइट प्लेस फॉर लव, ये ब्यूटीफुल लाइन
ब्रिजेस से ली गई है, ब्रिजेस। ठीक। वन कुड डू वर्स देन बी अ स्विंगर ऑफ ब्रिजेस। ये लास्ट लाइन किस पोएम की थी? ये ब्रिजेस की ही लास्ट लाइन थी। द फैक्ट इज द स्वीटेस्ट ड्रीम दैट लिवर नोज। ये लाइन फ्रॉस्ट के किस पोएम से है? पोएम मोइंग से ली गई है। एंड नथिंग टू लुक बैकवर्ड टू विथ प्राइड एंड नथिंग टू लुक फॉरवर्ड टू विथ होप। ये इमोशनल लाइन किस पोएम से ली गई है? द डेथ ऑफ द हायर्ड मैन से ली गई है। Home is the place where when you have to go there, they have to take you in. ये मूविंग लाइन किस पोएम से है? ये लाइन द डेथ ऑफ द हायर्ड मैन से ली गई है। मोस्ट ऑफ द चेंजेस वी थिंक वी सी इन लाइफ इज ड्यू टू ट्रूथ बीइंग इन एंड आउट ऑफ फेवर। ये पोएम्स कहाँ से ली गई है? ये लाइन जो है किस पोएम से ली गई है? ये एक थॉटफुल लाइन जो है रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द ब्लैक कॉटेज से ली गई थी। कहाँ से ली गई थी? द ब्लैक कॉटेज। प्रेज्ड इनटू सर्विस मींस प्रेज्ड आउट ऑफ अ शेप। ये विटी लाइन फ्रॉस्ट के किस पोएम से ली गई है? ये लाइन जो है द सेल्फ सीकर से ली गई थी। द सेल्फ सीकर। A poem begins as a lump in the throat, a home sickness, a love sickness। ये पोएटिक डेफिनेशन जो है किसने दी थी? ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट के ही शब्द हैं। उनके पोएम्स की एक इमोशनल एक्सप्रेशंस होती थी जो दिल से निकलती और शब्दों का रूप ले लेती थी। ह्यूमर इज द मोस्ट इंगेजिंग कावर्डिस। ह्यूमर इज द मोस्ट इंगेजिंग कावर्डिस। ठीक। ये गहरी बात किसने कही थी? ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट का कोट है और उनका मानना था आयरनी और ह्यूमर अक्सर इंसान की इनसिक्योरिटी को छुपाने का एक तरीका होती है। टू वर्ड्स diverged in a wood and I took the one less traveled by। ये वर्ल्ड की सबसे फेमस पोएटिक लाइनों में से एक है। ये लाइन फ्रॉस्ट की एक फेमस पोएम द रोड नॉट टेकन से ली गई है। वी लव द थिंग्स वी लव फॉर वॉट दे आर। ये इमोशनल स्ट्रेंजा जो है किस पोएम से है? ये लाइन जो है फ्रॉस्ट की जो पोएम्स थी हायला ब्रुक में मिलती है। किसमें मिलती है? हायला ब्रुक में। You are searching for things that don't exist. I mean beginnings, there are only middles। ये डीप फिलोसफिकल लाइन किस बुक कलेक्शन से ली गई है? ये लाइन फ्रॉस्ट की पोएट्री कलेक्शन माउंटेन इंटरवल से है। नेचर फर्स्ट ग्रीन इज गोल्ड हर हार्डेस्ट ह्यू टू होल्ड। ये ब्यूटीफुल सिंबॉलिक लाइंस किस पोएम से ली गई थी? ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट के एक फेमस नथिंग गोल्ड कैन स्टे से है। इसमें नेचर टेम्पररी ब्यूटी को दर्शाता है। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन अ फायर सम से इन आइस। ये पावरफुल लाइंस किस पोएम से है? ये लाइन फ्रॉस्ट के शॉर्ट और इम्पैक्टफुल पोएम फायर एंड आइस से ली गई है। It is absurd to think that the only way to know if a poem lasts is to wait and see। ये लाइन बताती है कि एक अच्छी कविता रीडर के दिल में तुरंत असर छोड़ती है। ये विचार फ्रॉस्ट को कहाँ समझ साझा किया था फ्रॉस्ट ने? ये कोट उन्होंने द पोइट्री ऑफ एमी लॉवेल से में रखी थी। वन ल्यूमिनरी क्लॉक अगेंस्ट द स्काई I have been one acquainted with the night। ये मिस्टीरियस और थॉटफुल लाइंस किस पोएम में है? ये लाइन फ्रॉस्ट के पोएम अक्वेंटेड विद द नाइट से ली गई है जो लोनलीनेस और इंट्रोस्पेक्शंस पर बेस्ड थी। Poetry starts with a simple metaphors and goes deep into profound thoughts। फ्रॉस्ट ने किस कॉन्टेक्स्ट में यह कहा था?
Poetry starts with a simple metaphors and goes deep into profound thoughts. फ्रॉस्ट ने ये किस कॉन्टेक्स्ट में कहा था? रॉबर्ट फ्रॉस्ट का मानना था कि पोइट्री इनडायरेक्ट होती है। हम सीधे बात करना पसंद नहीं करते हैं, हम प्रेबल्स, हिंट्स, सिंबल्स में मीनिंग ढूंढते हैं और ये उनकी पोइटिक फिलॉसफी का हिस्सा है। माई ऑब्जेक्ट इन लिविंग इज टू यूनाइट माई सॉरी अवोकेशन एंड माई वोकेशन। लाइन रॉबर्ट फ्रॉस्ट की किस कविता में मिलती है? माई ऑब्जेक्ट इन लिविंग इज टू यूनाइट माई वोकेशन एंड माई वोकेशन, ये लाइन रॉबर्ट फ्रॉस्ट के किस पोएम्स में मिलती है? ये इंस्पायरिंग स्टेंजा जो है पोएम टू ट्रैम्प्स इन मड टाइम से ली गई है, जहां वो ये बताते हैं कि जब काम और पैशन एक हो जाएं तभी असली सेटिस्फैक्शन मिलता है। द लैंड वॉज आवर्स बिफोर वी वर द एंड। यह पैट्रियोटिक लाइंस जो है फ्रॉस्ट के किस पोएम्स का हिस्सा थी? ये लाइंस ली गई थी द गिफ्ट आउटराइट से, जो जॉन एफ कैनेडी के इनॉग्रेशन पर पढ़ी थी। इफ दिस अनसर्टेन एज इन विच वी ड्वेल, फ्रॉस्ट ने किस पोएम में लिखा जहां उस दौर के डार्कनेस पर रिफ्लेक्ट करते हैं? ये थॉटफुल लाइंस द लेसन फॉर टुडे से है। आई हैड लवर्स क्वेरल विद द वर्ल्ड, ये फ्रॉस्ट के जीवन की फिलॉसफी को दर्शाने वाली लाइन है। यह किस कविता से है? यह है द लेसन फॉर टुडे का हिस्सा है। उन्हें इमेजिन एपिटफ के रूप में इसे लिखा था। We dance round in a ring and suppose, but the secret sits in the middle and knows। ये पोइटिक लाइंस किस पोएम में आती है? ये फ्रॉस्ट के शॉर्ट एंड सिंबॉलिक पोएम्स द सीक्रेट सीट्स से है। इसमें वो नॉलेज और इग्नोरेंस की बात करते हैं। करेज इज ऑफ द हर्ट बट फियर इज ऑफ द सोल, ये डीप फिलोसफिकल लाइन जो है किस पोएम से है? ये स्टेंजा फॉरेस्ट की पोएम्स मास्क्यू ऑफ मर्सी से ली गई है। लव इज एन इन अगर ऐसे ही प्रॉब्लम आपको भी आती हो वर्ड्स को प्रोनाउंस करने में, तो आप वर्ड्स को स्प्लिट कर दीजिए, है ना। जैसे इसको आप ऐसे प्रोनाउंस कर सकते हैं कि इररिजिस्टिबल, ठीक, इररिजिस्टिबल, इसका मतलब होता है जिसे रोका ना जा सके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डिजायर टू बी इररिजिस्टिबली डिजायर्ड, ये फ्रॉस्ट के प्रेम पर बहुत मशहूर डेफिनेशन है। इसे इसे कहा कोर्ट में, ये देखिए ये वर्डिंग का यहाँ इशू है, इसने लाइन सही से नहीं लिखा है। ये लाइन सिडनी कॉक्स के है 1957 में। स्विंगर ऑफ ब्रिजेस अ पोर्ट्रेट ऑफ रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने कोट की थी, इस जगह पे उन्होंने इसको कोट किया था। फॉरगिव ओ लॉर्ड माई लिटिल जोक्स ऑन दी एंड आई विल फॉरगिव दाई ग्रेट बिग वन ऑन मी, ये ह्यूमरस और फिलोसफिकल प्रेयर फ्रॉस्ट ने किस पोएम में लिखी? ये लाइंस ली गई हैं पोएम फॉरगिव ओ लॉर्ड, इसमें वो ईश्वर से मजाक में माफ़ी मांगता है। आवर लाइफ रन्स डाउन इन सेंडिंग अप द क्लॉक, ये पोइटिक और फिलोसफिकल लाइन किस पोएम से ली गई है? ये स्टेंजा लिया गया है वेस्ट रनिंग ब्रूक, जिसमें फ्रॉस्ट समय और जीवन के चक्र को बेहद सुंदर अंदाज में दर्शाता है। समथिंग देयर इज दैट डजंट लव वॉल, ये आइकॉनिक लाइन फ्रॉस्ट के किस पोएम से ली गई है? समथिंग देयर इज दैट डजंट लव वॉल, ये आइकॉनिक लाइन फ्रॉस्ट के पोएम मेंडिंग वॉल से ली गई है। इस कविता में वो दीवारों के कॉन्सेप्ट और ह्यूमन रिलेशनशिप्स पर रिफ्लेक्शन करता है। इट बिगिंस इन अ डिलाइट, एंड्स इन विजडम, फ्रॉस्ट ने पोइट्री की फिलॉसफी को
एक्सप्रेस करते हुए कौन सी फेमस लाइन कही थी? ये लाइन ली गई थी फिगर ऑफ अ पोएम मेघ से, जहां फ्रॉस्ट की पोइट्री के इमोशनल और इंटेलेक्चुअल जर्नी को डिस्क्राइब किया गया था। इट बिगिंस इन अ डिलाइट एंड एंड्स इन अ विजडम। फ्रॉस्ट ने पोइट्री की फिलॉसफी को एक्सप्रेस करते हुए इस लाइन को कहा था। ये लाइन ली गई थी द फिगर ऑफ अ पोएम मेघ से, जहाँ फ्रॉस्ट की पोइट्री के इमोशनल और इंटेलेक्चुअल जर्नी को डिस्क्राइब करते हैं। सम पुअर फूल हैज बीन सेइंग इन हिज हर्ट, ग्लोरी इज आउट ऑफ डेट इन लाइफ एंड आर्ट। ये सटायरिकल कमेंट किस रचना से है? ये लाइन ली गई है डेडिकेशन से, जो जॉन एफ कैनेडी के स्पेशली लिखी गई थी, जो जॉन एफ कैनेडी ने स्पेशली लिखी थी। मैं थक गया। In a three words, I can sum up everything I have learned about life. It goes on. ये फेमस पॉपुलर कोट किसने कही थी? तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने कहा था। फ्रॉस्ट की लाइफ के देखने की एक प्रैक्टिकल और पोएटिक अंडरस्टैंडिंग को दर्शाता है ये लाइन। सच वॉज अ लाइफ इन द गोल्डन गेट। ये नॉस्टैल्जिक और स्लाइटली आयरॉनिक लाइंस किस कविता से है? ये अ पैक ऑफ अ गोल्ड से ली गई है, जो उनके बचपन और ड्रीमी इमेजिनेशंस को रिफ्लेक्ट करती है। सेसिल सेसिल डे लुइस ने रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोइट्री को किस अंदाज से डिफाइन किया? उन्होंने कहा फ्रॉस्ट की पोइट्री की सिंप्लिसिटी नेचर जैसी सीधी नहीं है, बल्कि एक गंभीर और सेल्फ एनालिटिकल या इंट्रोस्पेक्टिव आप कह सकते हैं माइंड की सिंप्लिसिटी है। यानी फ्रॉस्ट की सादगी में एक गहराई और सुपरफिशियल नहीं, एक सोलफुल है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पहली कविता संग्रह पोइट्री कलेक्शन जो थी, वो किस साल छापी गई थी, पब्लिश हुई थी? यानी पोइट्री बुक 1913 में पब्लिश हुई थी। फ्रॉस्ट की आखिरी कविता कलेक्शन कब पब्लिश हुई थी? उनकी लास्ट पोइट्री कलेक्शन 1962 में आई थी। रॉबर्ट फ्रॉस्ट की कौन सी बाइब्लिकल स्टोरी जहाँ थे प्रोफेट जॉन था प्रोफेट जॉन दी प्रोफेट पर आधारित है, जिसका मकसद भगवान के रास्ते को इंसान के सामने जस्टिफाई करना। इसका नाम था मॉस्क्यू ऑफ मर्सी। फ्रॉस्ट का कौन सा प्ले न्यूयॉर्क के एक छोटे बुक स्टोर में सेट किया गया, जहां कहानी दुकान बंद होने के वक्त शुरू होती थी? फ्रॉस्ट का फ्रॉस्ट का कौन सा प्ले न्यूयॉर्क के एक छोटे बुक स्टोर में सेट किया गया, जहां कहानी दुकान बंद होने के वक्त शुरू होती थी? यह मास्क्यू ऑफ मर्सी थी। एक ड्रामेटिक डायलॉग फॉर्म में यह लिखा गया प्ले है, जिसमें ये करेक्टर थे। कीपर था दुकान का मालिक, जेसिबेल था उसकी पत्नी, और पॉल एक दोस्त। और यह फ्यूजिटिव एक डर सा भागता व्यक्ति जो डिवाइन पनिशमेंट से घबराया होता था। रॉबर्ट फ्रॉस्ट रॉबर्ट फ्रॉस्ट को जीवन में कितनी ऑनररी डिग्री मिली थी? उन्हें कुल 17 ऑनररी डिग्री दी गई। इसमें 2 बार मास्टर ऑफ आर्ट्स, 3 डॉक्टर ऑफ ह्यूमैनिटीज और 12 बार डॉक्टर ऑफ लेटर्स। ठीक। फ्रॉस्ट को कौन से रेप्यूटेड पोइट्री सोसाइटी ने चुना था, और किस कॉलेज में उन्हें प्रोफेसर के रूप में काम दिया? उन्हें पाई बेटा कैपा पोएट के तौर पर चुना गया था। ये एमहेरेस्ट कॉलेज में प्रोफेसर रहे हैं। रॉबर्ट फ्रॉस्ट को कितनी बार पुलित्जर प्राइज मिला?
उन्होंने यह प्रतिष्ठित अवार्ड 4 बार जीता था, 1924, 1931, 1937, 1943। रॉबर्ट फ्रॉस्ट की शादी कब हुई थी उन्होंने, और हार्वर्ड कॉलेज कब अटेंड किया था उन्होंने? उनकी मैरिज 1980, सॉरी 9, क्या मैं बोल रहा हूँ, 1895 में हुई, और 1897 से 1898 के पीरियड में हार्वर्ड कॉलेज में वो 2 साल की पढ़ाई की थी। इसके बाद फ्रॉस्ट ने अपने परिवार के साथ क्या किया? उन्होंने खेती करना शुरू किया और साथ ही पोएम्स भी लिखते रहे, जबकि परिवार की ज़रूरतों का भी वह पूरा ध्यान रखते थे। रॉबर्ट फ्रॉस्ट 20 जनवरी 1961 को एक बहुत खास अवसर पर पोएम्स पढ़ने के लिए उन्हें बुलाया गया था, और ये अवसर क्या था और कविता कौन सी थी? ये वही था कि जो प्रेसिडेंट थे जॉन एफ कैनेडी, उनके इनाग्रेशन सेरेमनी में फ्रॉस्ट को बुलाया गया था द गिफ्ट आउटराइट पोएम्स पढ़ने के लिए। अब यह एक रिवीजन हो रहा है प्रीवियस क्वेश्चंस का, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। फ्रॉस्ट का पूरा नाम किस महान योद्धा और विद्वान के नाम पर रखा गया था? उनका नाम रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट है, और ये नाम पड़ा था रॉबर्ट ई ली के नाम पर, जो एक फेमस कॉन्फेडरेट जनरल थे। फ्रॉस्ट ने कब अपनी ज़मीन बेची और अपने परिवार को लेकर इंग्लैंड गए? 1912 में फार्म जो उनका था वह बेच दिए, और उसके बाद इंग्लैंड चले गए थे। रॉबर्ट फ्रॉस्ट अमेरिका कब वापस लौटे? 1915 में अमेरिका लौटे। फ्रॉस्ट ने इंग्लैंड में रहते हुए कौन सी पोइट्री बुक पब्लिश की थी जिसने उन्हें पॉपुलर बना दिया था? ये 1913 में अ बॉयज़ विल नाम की एक कलेक्शन था पोएम्स का, जो पब्लिश किया था। इसके बाद वो अमेरिका में लौटे और एक फेमस पोएट बन चुके थे। फ्रॉस्ट की पोएम्स की लैंग्वेज स्टाइल कैसी होती है? उनकी कविताएं ल्यूसिड मतलब साफ सुथरी सिंपल होती है, और न्यू इंग्लैंड डायलेक्ट में लिखते थे वे। क्या रॉबर्ट फ्रॉस्ट को पास्टोरल पोएट कहा जाता है? हाँ बिल्कुल, वो नेचर की ब्यूटी को महसूस करते, लेकिन इंसान और नेचर के बीच वह दूरी भी अच्छे से समझते थे। किस पोएट ने उन्हें ह्यूमर के नॉन सीरियस पोएट कहा? ह्यूमर का, यह बात रॉबर्ट फ्रॉस्ट पर भी लागू होती थी। किस पोएट को उनके ह्यूमर के नॉन सीरियस पोएट कहा? ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट पर भी लागू होती है। अ पोएट बिगिंस इन अ डायलेक्ट एंड एंड्स विजडम, ये वर्डिंग का यहाँ इशू है। अ पोएम बिगिंस इन अ डायलेक्ट एंड एंड्स विजडम, यह मशहूर कोट किसका था? यह कोट था रॉबर्ट फ्रॉस्ट का। रॉबर्ट फ्रॉस्ट की कौन सी पोएम पंडित जवाहरलाल नेहरू की फेवरेट थी? स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग। मूविंग एंड मेंडिंग वॉल पोएम्स किसने लिखी? ये दोनों पोएम्स के राइटर रॉबर्ट फ्रॉस्ट थे। द फैक्ट इज द स्वीटेस्ट ड्रीम दैट लेबर नोज, ये लाइन किस पोएम्स में ली गई है? ये लाइन जो है मूविंग पोएम से है। नीचे दी गई फेमस लाइन किस पोएम से मिलती है? समथिंग देयर इज दैट डज नॉट लव अ वॉल, stay where you are until our backs are turned. He is all pine and I am apple orchard and good friends make good neighbors. ये सारी जो लाइंस हैं मेंडिंग वॉल से ली गई है, मेंडिंग वॉल नाम की पोएम से। फ्रॉस्ट की सबसे पहली पब्लिश पोएम कौन सी थी? तो ये थी माई बटरफ्लाई। मेंडिंग वॉल पर एक मोनोलॉग पोएम है। यह किस ईयर में लिखा गया था? 1920 में कंपोज किया गया था। मूविंग नाम की कविता रॉबर्ट फ्रॉस्ट की किस पोइट्री कलेक्शन में सबसे पहले पब्लिश हुई थी? तो यह अ बॉयज विल कलेक्शन में 1913 में पब्लिश हुई थी। माई लॉन्ग साइद विस्पर्ड एंड लैफ द हेट टू मेक, ये ब्यूटीफुल लाइन जो है मूविंग से ली गई है। मूविंग आई कुड से एल्विस टू हिम, ये लाइन जो है किस पोएम से ली गई है? मेंडिंग वॉल पोएम का यह एक हिस्सा थी। किसका हिस्सा थी? मेंडिंग वॉल। द लैंड वॉज आवर्स बिफोर वी वर द लैंड्स, यह पावरफुल पोएटिक लाइन जो है द गिफ्ट आउटराइट से है, जिसे फ्रॉस्ट ने कैनेडी के इनॉग्रेशन पर पढ़ा था। द सन वॉज वार्म बट द विंड वॉज चिल,
ये है लाइन किस पोएम से है? ये लाइन जो है टू ट्रम्स इन अ मड टाइम से ली गई है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोएम के किस खास लिटरेरी फीचर्स के लिए जानी जाती थी? उनकी कविताएं जो है री रीजनलिज्म जो रीजनलिज्म जो है रीजनलिज्म रीज रीजनलिज्म जो है, इसको स्प्लिट करेंगे तो प्रोनाउंस कर लेंगे आसानी से। इसको आप ऐसे स्प्लिट कर सकते हैं कि रीजनलिज्म इसको प्रोनाउंस करेंगे तो साफ नजर आती है, यानी एक खास जियोग्राफिकल और कल्चरल बैकग्राउंड है। फ्रॉस्ट की कविताओं में किस तरह के इमोशंस इमोशंस और टेक्निक्स देखने को मिलते हैं? उनकी पोइट्री में आइसोलेशन, सेपरेशन, एलियनेशन, जो एलियनेशंस है जैसे भाव जो हैं, साथ ही साथ वो ब्यूटी और टेरर का मिक्स दिखाते हैं और सिंबोलिज्म के ज़रिए यूनिवर्सल ट्रुथ को कॉन्वे करते हैं। ब्रिचेस कविता जो थी, एक सेकेंड। हाँ, ब्रिचेस पोएम सबसे पहले कब और किस कलेक्शन में छपी पब्लिश हुई थी या छपी थी? तो यह 1916 में माउंटेन इंटरवल के कलेक्शन में पब्लिश हुई थी। फ्रॉस्ट की एक फेमस पोएम्स जो लेबर डिग्निटी पर बेस्ड थी, जो पहले 1934 में पब्लिश हुई और बाद में फर्दर रेंज 1936 में आई, वह कौन सी थी? यह थी टू ट्रैम्प्स इन मड टाइम। रॉबर्ट फ्रॉस्ट के लिए रियलिज्म का मतलब क्या था? उनके लिए रियलिज्म का अर्थ अ पोटैटो ब्रस्ड एंड क्लीन था, यानी सच्चाई को बिना सजाए सवारे, जैसे कि जैसे है वैसे ही दिखाना। ठीक। मेंडिंग वॉल मेंडिंग वॉल पोएम्स किस ईयर और किस पोएट्री कलेक्शन में पब्लिश हुई थी? यह 1914 में नॉर्थ ऑफ बोस्टन कलेक्शन में पब्लिश हुई थी। मेंडिंग वॉल जो ये पोएम्स थी, ये किस ईयर ईयर 1914 था और किस पोएट्री कलेक्शन ये था? नॉर्थ बोस्टन कलेक्शन में छपी थी। एक पोयम जो अमेरिका के कॉलोनाइजेशन कॉलोनाइजेशन जो है हिस्ट्री को प्रेजेंट करते हुए 1942 में पब्लिश हुई, द गिफ्ट आउटराइट। ये वो पोएम्स है जिसमें अमेरिका के सेल्फ रियलाइजेशन को दर्शाया गया। एक बार रिपीट करते हैं क्वेश्चन को। एक पोएम जो अमेरिका के कॉलोनाइजेशन जो है की हिस्ट्री को प्रेजेंट करती है 1942 में, जो पब्लिश हुई थी। यह थी द गिफ्ट आउट राइट, और यही वो कविता है जिसमें अमेरिका के सेल्फ रियलाइजेशंस को दर्शाया गया है। Fire and ice, stopping by woods on a snowy evening, and the witch of Cooz, ये पोएम्स किसकी क्रिएशंस हैं? ये सारी पोएम्स जो हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट की हैं और इसका जिक्र जो है उनकी बुक न्यू हेमिस्फेयर में मिलता है। किसमें मिलता है इसका जिक्र? न्यू हेमिस्फेयर। और possessing what we still were unpossessed possessed by what we now no more possessed। ये कंफ्यूजिंग बट डीप लाइंस किस पोएम से ली गई है? ये दोनों लाइंस जो है द गिफ्ट आउटराइट से ली गई है। पोइट्री इज अ वे ऑफ टेकिंग लाइफ बाय द थॉट, जीवन को पढ़ने की बोल्ड डेफिनेशन जो है पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट की है। फ्रॉस्ट की राइटिंग स्टाइल एक खास चीज जो है बार बार दिखती है, वह वह पैरेंथाइजिंग है। क्या है? पैरेंथाइजिंग। फ्रॉस्ट अक्सर अपने थॉट्स को ब्रैकेट या पॉज में डालकर लिखते हैं, जिसे हम पैरेंथाइजिंग कहते हैं। The object in a writing poetry is to make all poem sounds as different as possible from each other। ये
किसका व्यू है? ये है ये थॉट जो है रॉबर्ट फ्रॉस्ट का है, जो हर पोएम को यूनिक साउंड देना चाहते थे। जस्ट एज यू से हैव इट योर ओन वे, देन माई मैन इज इट एंड यू टॉक लाइक अ प्रोफेसर। और ये डायलॉग्स जो थे वो फ्रॉस्ट के पोएम से थे। अ 100 कॉलर्स better than married out to be as a good as married, that's what he has always said। ये लाइन किस पोएम से ली गई है? ये लाइन 100 कॉलर से ली गई है। Home is a place where when you have to go there, they have to take you in। घर की डेफिनेशन देने वाली ये डीप लाइन किस पोएम से मिलती है? ये लाइन जो है द डेथ ऑफ द हायर्ड मैन से ली गई है। आवर लाइफ रन्स डाउन इन सेंडिंग अप द क्लॉक, द ब्रुक रन्स डाउन इन द सेंडिंग अप द ब्रुक। ये थॉट प्रोवोकिंग लाइन्स जो है किस पोएम से ली गई है? वेस्ट रनिंग ब्रुक से। टुडे विल बी द डे ऑफ वॉट वी बोथ सेड। फ्यूचर लुकिंग लाइन किस फ्रॉस्ट के किस पोएम से ली गई है? ये वेस्ट रनिंग ब्रुक पोएम से ही ली गई है। द एक सेकेंड। द यूनिवर्सल cataract of a death that spent to nothingness and unresisted। ये फिलोसफिकल लाइन्स हमें किस पोएम से मिलती है? ये लाइन जो है वेस्ट रनिंग ब्रुक से मिलती है। द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप। ये फेमस स्ट्रेंजा किस पोएम से है? ये स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोविंग इवनिंग से है। Ants are a curious race। ये अनयूजुअल ऑब्जर्वेशन है किस पोएम से है? ये फ्रॉस्ट की पोएम डिपार्टमेंटल से है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हम रिपीट कर रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं। रॉबर्ट फ्रॉस्ट की एक फेमस कलेक्शन नॉर्थ ऑफ बोस्टन कब आई थी? बुक ये पब्लिश हुई थी 1914 में। नॉर्थ ऑफ बोस्टन एक खास नाम से जाना जाता है, इसे बुक ऑफ पीपल कहते हैं क्योंकि इसमें अलग अलग करेक्टर्स और रियल लाइफ इमोशंस को फोकस किया गया है। इजरा पॉन्ड ने फ्रॉस्ट के किस किताब को रिवोल्यूशनरी बुक ऑफ मॉडर्न टाइम्स कहा था? नॉर्थ ऑफ बोस्टन को। फ्रॉस्ट की फर्स्ट पब्लिश्ड बुक अ बॉयज विल 1913 में 1913 के लिए एक इंट्रोडक्टरी नोट किसने लिखा था? यह नोट इजरा पॉन्ड ने लिखा था। फ्रॉस्ट की फर्स्ट पब्लिश बुक अ बॉयज विल के लिए इंट्रोडक्टरी नोट इजरा पॉन्ड ने लिखा था। माई बटरफ्लाई एनर्जी रॉबर्ट फ्रॉस्ट की सबसे पहली और अहम पोएम्स यह कहाँ पब्लिश हुई थी? यह पब्लिश हुई थी द इंडिपेंडेंट में। इन रॉबर्ट फ्रॉस्ट द अमेरिकन पीपल हैव फाउंड देयर पोएट, देयर सिंगर, देयर सीर इन अ शॉर्ट, देयर बर्ड। ये पावरफुल प्रेज किसने दी थी? यह एडलाइज स्टीवेंसन ने दी थी। फ्रॉस्ट की लाइफ एंड हिज आर्ट सम्ड अप द एसेंशियल क्वालिटीज ऑफ द न्यू इंग्लैंड एंड ही लव्ड। यह कहकर किसने ट्रिब्यूट दिया था? यह बात कही थी प्रेसिडेंट जो थे जॉन। फ्रॉस्ट का पोएटिक स्टाइल कन्वेंशनल मीटर के अंदर रहते हुए भी लैंग्वेज को की नेचुरल फ्लैक्सिबिलिटी को यूज़ करते और वो फ्रेज थॉट्स को उलट पलट कर एक नयापन लाते। वो विम्जिकल फ्रेशनेस और उनके बारे में ऑब्जर्वेशन किसने दी थी? उनके इग्बर्ट एस ओलिवर ने दी थी। फ्रॉस्ट की पोएम्स डिलाइट से शुरू होकर विजडम तक पहुंचती है, यह इग्बर्ट एस ओलिवर का ही स्टेटमेंट था। स्विग्नर ऑफ ब्रिचेस नाम की एक 1957 की बुक किसने लिखी थी? ये फ्रॉस्ट के बारे में ही थी, सिडनी कॉक्स ने। पोएम को खुद ही बताना चाहिए कि वह कैसे कहे कि कविता जो बनावट है वो डिलाइट में शुरू होकर विजडम में ख़त्म होती है।
यह विचार फ्रॉस्ट ने कहा था द फिगर अ पोएम मेक्स में। अगर राइटर की आंखों में आंसू नहीं तो रीडर की आंखों में भी नहीं होंगे। अगर राइटर खुद सरप्राइज नहीं होता तो रीडर भी नहीं होगा। यह स्टेटमेंट किसका है? यह स्टेटमेंट रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने द फिगर अ पोएम मेक्स में दिया था। पोएम एक गर्म तवे पर रखी बर्फ की तरह होनी चाहिए जो खुद के मेल्ट होने से आगे बढ़े। यह ब्यूटीफुल एनालॉजी जो है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने इन द फिगर ऑफ अ पोएम मेक्स में दी थी। कविता को सैकड़ों बार पढ़ो फिर भी वह अपनी ताजगी और फ्रेगनेंस नहीं खोती। वह हर बार कुछ नया खोलती है। यह पोएटिक थॉट किसका था? फ्रॉस्ट इन द फिगर ऑफ पोएम मेक्स में। फ्रॉस्ट की पहली पोएम्स 1894 में द न्यूयॉर्क इंडिपेंडेंट को $15 में बिकी थी। उसका नाम था माई बटरफ्लाई एलगी। माई बटरफ्लाई एंड एलगी। 1912 में फ्रॉस्ट ने अपने परिवार के साथ ग्लासगो गए थे, सेटल्ड हुए थे वहाँ बीकॉन्सफील्ड में। फ्रॉस्ट के काम की पहली सकारात्मक पॉजिटिव जो समीक्षा है वो इज़रा पॉन्ड ने की थी। वो पहले अमेरिकन कौन थे? इज़रा पॉन्ड। फिल्म ग्राइंड हाउस में कर्ट रसेल ने फ्रॉस्ट की कौन सी पोएम्स लाइन्स पढ़ी थी? स्टॉपिंग बाय वुड्स। फ्रॉस्ट ने पुलित्ज़र प्राइज़ कब मिला? ये मिला था 1924 में और न्यू हेमिस्फीयर के लिए, और 1931 में कलेक्टेड पोएम्स के लिए, 1937 में अ फर्दर रेंज के लिए, और चौथी बार 1943 में किस पोएम के लिए मिला था? ये मिला था विटनेस ऑफ अ ट्री। विटनेस ऑफ अ ट्री। इलियट और कैरोल के बेटे और लेस्ली, एरमा, मार्जोरी, एलेनोर बेटिना बेटियां हैं ये। लेस्ली, एरमा, मार्जोरी और एलेनोर बेटिना, ये बच्चे किसके थे? ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट के थे। स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोवी इवनिंग, ये कविता किस किताब में शामिल है? न्यू हेमिस्फीयर, जिसका अभी जिक्र हुआ है। इसको पुलित्ज़र प्राइज़ 1924 में न्यू हेमिस्फीयर में मिला था। जब यूरोपियन युद्ध छिड़ा तो फ्रॉस्ट ने अपने परिवार के साथ अमेरिका कब लौटे? 1915 में। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रॉबर्ट फ्रॉस्ट के निधन से अमेरिकन स्पिरिट में एक खालीपन आ गया और उनकी मौत जो है हम सबको गरीब कर देती है। ठीक, तो पर उन्होंने अपनी रचना और के ज़रिए जो है देश के एक अमर धरोहर दी जिसको अमेरिका हमेशा लाभान्वित हो। वही वो जॉन एफ कैनेडी जो थे, शुरू में ये आया था स्टेटमेंट, तो उन्होंने ही कहा था। तो ये था रॉबर्ट फ्रॉस्ट का एक मैराथन सीरीज़। अगर वीडियो में अगर कुछ आपको नया लगा हो, कुछ नया फैक्ट सीखे हों, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और नेक्स्ट राइटर की सीरीज़ जो है जल्दी आ रही है, तो जुड़े रहिए रुद्रा क्लासेस से, जहाँ जो है सिलेक्शन होता है और स्मार्ट स्ट्रैटेजी के साथ। हाँ, ठीक।